बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 के आज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जाम्पल। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, पूरा आपने इसको ज़रूर करना थी। एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 1 प्लस आयंस इज नाउन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जाम्पल मैंने दी है सोडियम की। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सल्फर हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फॉस्फोरस। सल्फर हैज़ first lower ionization energy than phosphorus because of electronic configuration of valence shell। अब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख सकते हैं और फॉस्फोरस की। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इस 3p सबशेल में देखें तो इसके सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और p के सबशेल में देखो, फॉस्फोरस के 3p सबशेल में देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन है। p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तरह की हो तो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर तो हाफ फील्ड होगा तो भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हाफ फील्ड भी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अगर फुल फील्ड है तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो आप फॉस्फोरस के 3p ऑर्बिटल देखो तो वो हाफ फील्ड है, 6 होने चाहिए, लेकिन 3 होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल। इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। इसकी वजह से फॉस्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। आप आंसर में लिखेंगे फॉस्फोरस हैज़ अ हाफ फील्ड 3p सबशेल विच इज स्टेबल एंड रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इन सल्फर में देखिए दी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल 3 और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्सपीरियंस रिपल्जन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव हो गया। जो मैंने रीज़न लिखी आप भी यही लिखे। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई दी एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में होते हैं, इसकी वजह से हम इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट आर इन पी सबशेल। देन क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक कवर किया था, एक एटॉमिक साइज और दूसरा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देन क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, अल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। उनकी रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं? तो हमें पता है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि उनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ग्रुप में जैसे ही नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। पहला रीज़न है कि एटम का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। एटम का साइज़ बढ़ता है जैसे जैसे नीचे आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज़ करते हैं। शेल नंबर इंक्रीज़ करने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से ये ईजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। द फैक्टर मेक इट ईजियर फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज एक्टिविटी। देन एफ क्वेश्चन है, वाई सम ऑफ एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर डू नॉट। हमने पढ़ा था सम एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखें तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं। पी के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? डी। तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, डी में एक्साइट कर जाते हैं। नीचे वाले सबशेल से मूव करके उससे ऊपर वाले सबशेल में चले जाना, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। तो बहुत से एलिमेंट जो हैं पी ब्लॉक में वो एक्साइटेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सल्फर एंड फॉस्फोरस। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट
विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। तो आपने पीरियड 5 में जाना है और ग्रुप 15 में जाना है, तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा एंटीमनी SB। देन अगला क्वेश्चन है वाई ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो ऑक्साइड और क्लोराइड कब आयोनिक होते हैं, कब कोवलेंट होते हैं, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। जिसने वो टॉपिक समझा होगा ना, उसको इसका आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही आता होगा। तो हमें पता है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड ज़्यादा आयोनिक क्यों होते हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के, क्योंकि अगर सोडियम के ऑक्साइड देखें तो सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लार्जर डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आयोनिक करैक्टर आता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही जो ऑक्साइड है वो आयोनिक होगा। सो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। इसी तरह फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत कम होता है, इसलिए ये कोवलेंट करैक्टर के होते हैं। इनमें आयोनिक करैक्टर बहुत कम होता है। सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड में ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट जैसे सोडियम मैग्नीशियम उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड होता है सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड में। Then I question give reason for different chemical reactivities of sodium and magnesium toward oxygen and chloride। हमें पता है सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है टूवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोराइड देन मैग्नीशियम। अब ये वाई क्यों सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम कम है? क्योंकि इट रिक्वायर्ड द लॉस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाइल मैग्नीशियम नीड टू लूज 2। हमें पता है जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल कन्फिग्रेशन लाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। तो ज़्यादा आसानी किसके लिए, जिसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। इसकी वजह से सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ देन मैग्नीशियम। दूसरी रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि सोडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन मैग्नीशियम से। इसका मतलब ये कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सो अगला क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ बोरोन डिस्पाइट द फैक्ट न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम इज +4 एंड दैट ऑफ बोरोन इज +5। उन्होंने कहा कि बेरिलियम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है लेकिन उसका चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन बोरोन की बात करें तो उसका न्यूक्लियर चार्ज +5 है लेकिन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ऐसा क्यों? फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरोन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम क्या है, ज़्यादा है बोरोन के। क्यों? बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। सो 2s में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s फुली फील्ड होता है और इसके लिए रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। बोरोन की बात करें तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p1। तो इसमें देखें जो 2s है, 2s के इलेक्ट्रॉन है वो 2p को शील्ड कर लेंगे, उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। p वाले इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो हम उसको ईजिली रिमूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है और उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जिसको मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, जैसे बेरिलियम की बात की तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन इन Na+ Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, नियॉन 0 एंड फ्लोरीन नेगेटिव, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो इन सब में क्या कॉमन है, ये सब आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशी है। आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशी का मतलब सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, सब में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके ऊपर +1 है, इसका मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। अब आगे हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज होने की वजह से इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए। जब 12 में से 2 निकालेंगे बाकी रह जाएंगे 10, इसके भी 10, सोडियम के भी 10। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं 13। अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से इसमें भी सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। नियोन की बात करें तो नियोन में होते ही 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव ऊपर चार्ज शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो हर स्पीशीज़ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज के सबसे पहले एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से जो एटम का साइज़ है वो कम हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव, फिर नियोन और फिर फ्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव का साइज़ क्यों बड़ा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, प्रोटॉन की तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की वजह से जो एटम जो एटॉमिक साइज़ है वो एक्सपैंड कर जाएगा। देन एम है कंसीडर द क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस। सोडियम क्या है? NaCl। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड और फॉस्फोरस का फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लासीफाई ईच ऑफ क्लोराइड एज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। NaCl और MgCl2 दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। जो MgCl होता है ना स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन ये भी हमारे पास न्यूट्रल ही होता है। देन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो ये एसिडिक क्लोराइड है। देन इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, इसमें हमने बताना है कि हमने इनको क्यों क्लासीफाई किया। NaCl की बात करें तो ये न्यूट्रल क्लोराइड हमने बात की, क्यों ये न्यूट्रल है? NaCl क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ऐसा सोल्यूशन बनाता है जिसकी pH 7 होती है, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। न्यूट्रल सोल्यूशन बनाने की वजह से हम इसको न्यूट्रल क्लोराइड कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बल्कि ये आयंस में चेंज हो जाता है पानी की मौजूदगी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। MgCl2 ये भी न्यूट्रल होता है, आपकी बुक के मुताबिक ये न्यूट्रल है, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर आप इसका न्यूट्रल भी लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। स्लाइटली एसिडिक क्यों है? 7 पे एग्जैक्ट pH होगी तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, लेकिन 7 से नीचे होगी तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, 7 से ऊपर तो बेसिक सोल्यूशन एसिडिक। अब 6.5 है, इसका मतलब ये है कि इसने थोड़ा सा एसिडिक सोल्यूशन दिया है। अब हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो ये जब हम फॉस्फोरस क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। दोनों ही एसिडिक हैं, इसकी वजह से जो सोल्यूशन की pH होती है वो 7 से बहुत कम होती है। इसकी वजह से इसको एसिडिक क्लोराइड कहा जाता है क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन देता है। सो ये थे आज के कंप्लीट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए तो अभी वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।